हेलो गाइस, वेलकम टू पाथफाइंडर क्लासेस। जैसे कि हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और आज हम ज्योग्राफी के पार्ट थर्ड यानी कि चैप्टर नंबर थर्ड पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि गति, तो जो मोशन होता है अर्थ का, उसी को हम गति बोलते हैं। क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो क्या है, इनटाइडल्ड है, यानी कि झुकी हुई है। कितने डिग्री पे? तो हमारी जो अर्थ है वो झुकी हुई है 23.5 डिग्री पे। तो चलिए पहले हम चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे बोल रहा है यहाँ पे कि जैसे कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। गति कितने प्रकार की होती है? पृथ्वी की दो प्रकार की होती है। और वो कौन कौन सी गति है? तो घूर्णन एवं परिक्रमण। अब ये दोनों जो गतियां हैं, आखिर इन्हें हम घूर्णन क्यों कहते हैं और ये हमारा दूसरा परिक्रमण क्या है? तो चलिए हम पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि हमारा घूर्णन और परिक्रमण होता क्या है। तो ये हमारा एक अर्थ का मॉडल हो गया। जैसे कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं कि ये जो ऊपर का होता है हमारा, ये है उत्तरी ध्रुव और नीचे होता है दक्षिणी ध्रुव। और जो अर्थ होता है ना, वो यानी कि 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। ओके। और जब ये एक्सिस पे, ये हमारा अक्ष हुआ, ये क्या होता है? अक्ष। ओके। तो जब अर्थ जो होता है ना अपने अक्ष पे, यानी कि अपने अक्ष पे, जैसे कि एक कुम्हार अपने पहिए को चलाता है तो उसके नीचे जो एक सेंटर होता है, और सेंटर पे जब हमारा उसका पहिया क्या करता है, मूव करता है, चारों तरफ चलता है। या हम जैसे कि लट्टू हम नचाते हैं तो लट्टू भी क्या करता है, अपने एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करता है, यानी कि घूर्णन करता है। वैसे ही हमारी अर्थ जो है वो क्या करती है, ये भी हमारी यानी कि अपने एक्सिस पे मूव करती है। तो जब अपने एक्सिस पे ये अर्थ अगर मूव करती है ना, तो उस कंडीशन को, उस गति को हम लोग घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। अब बात आती है परिक्रमण की। तो ये परिक्रमण क्या है? तो हम सुनते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। तो सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसे क्या बोलते हैं? तो यहां पे देखिए, ये हमारा एक सन हो गया, ये हमारा सन हो गया। अब हम इसके चारों तरफ यानी कि अराउंड में अर्थ, ये जो हमारी अर्थ है इसके ऑर्बिट प्लेन पे चलती है। ऑर्बिट प्लेन पे क्या करती है? मूव करती है, यानी कि ये परिक्रमा करती है। तो जब अर्थ इसके ऑर्बिट पाथ पे, ठीक है, यानी कि इसके परिक्रमण, यानी यहां पे जो ये हो रहा है ना, ये अर्थ जो है सूर्य के चारों तरफ मूव कर रही है, चक्कर लगा रही है, तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थ का परिक्रमण। ठीक है। ओके। तो यहां पे हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारी एक्सिस पे यानी कि अक्ष पे अगर अर्थ मूव करती है तो वो क्या हुआ? घूर्णन हुआ। और जब अर्थ सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो वो क्या होता है? वो हमारा परिक्रमण होता है। अब बात आती है कि एक्सिस कितने डेज में होता है, कितने घंटे में होता है, और ये परिक्रमण कितने काल में होता है। ओके। तो हम आगे भी पढ़ेंगे कि परिक्रमण काल कितना होता है। तो अर्थ, जैसे कि हमारा यहाँ पे घूर्णन होता है, क्या होता है? घूर्णन। तो जब अर्थ घूर्णन करती है ना, तो दिन और रात, दिन और रात, अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताओ कि दिन और रात किस कंडीशन से होता है, परिक्रमण से होता है या घूर्णन से होता है, तो दिन और रात में जो बदलाव होती है वो हमारी घूर्णन के कारण होती है। और जो ये एक्सिस है हमारा, यानी कि जो ऑर्बिट प्लेन पे जब अर्थ जो होता है चारों तरफ जब मूव करता है, परिक्रमा करता है, तब यहाँ पे हमें सीजन, यानी कि जो ऋतु होती है, ऋतुएं होती हैं, उनमें बदलाव आती हैं। तो चलिए हम कुछ चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। जैसे बोल रहा है यहाँ पे कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। जो इसकी एक्सिस है, ये जो पार्ट है हमारा, ये क्या है? काल्पनिक रेखा। ये वास्तव में पृथ्वी पे नहीं है। जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि जो इसका कक्षीय, जो हमारा इसका सतह है, उस पे क्या बनाती है? जब ये मूव करती है तो 66.5 डिग्री का कोण बनाते हुए ये परिक्रमण करती है, ये काल्पनिक कोण ये बनाती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वह समतल जो कक्ष के
द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। यानी कि जो कक्ष के द्वारा बनाया गया जो समतल होता है वो हमारा क्या होता है, कक्षीय समतल होता है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पहले हम लोग प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी जो है एक ग्रह है और ग्रह के पास अपनी ना लाइट होती है, यानी कि ना अपनी प्रकाश होती है और ना ही अपनी उष्मा होती है। ये जितने भी ग्रह होते हैं ना ये सूर्य से क्या करते हैं, प्रकाश और उष्मा को प्राप्त करते हैं। अब ये सूर्य क्या है, तो सूर्य हमारा एक तारा है। क्या है, तारा। क्योंकि तारों के पास अपनी प्रकाश और अपनी उष्मा होती है जिसके कारण वो चमकते हैं, यानी कि टिमटिमाते रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि पृथ्वी का आधार गोले के समान है। यानी कि जो पृथ्वी की आकार है ना वो गोले के समान है, लेकिन वो गोल है नहीं। पृथ्वी कैसी है, वो उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिणी ध्रुव पे क्या है, फ्लैटेंड है, यानी कि चपटी है। और बीच में क्या है हमारा, ये गेंद की तरफ फुली हुई है। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी पड़ती है। जब ये हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है, और गोल होने के कारण जो सूर्य की प्रकाश है वो एक बार में, यानी कि अर्थ के एक ही पार्ट में क्या करती है, रोशनी को दे सकती है। जैसे यहां पे देखिए, ये हमारा अर्थ हो गया और यहाँ पे सूर्य हो गया। ऐसे सूर्य हमसे बड़ा है, तो जब ये प्रकाश देगा इसको, अर्थ को ऐसे, तो ये आपका हाफ पार्ट, इधर तो हमारा क्या है, प्रकाश तो आया नहीं, हमारा यही हमारा प्रकाश, इधर ही हमारे अर्थ को प्रकाश मिला। इसलिए हमारा क्या होता है कि एक समय में जो सन होता है वो पृथ्वी को एक ही पार्ट में, आधे भाग को ही प्रकाशित कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। ओके, तो यहाँ पे जो दे रहा है कि सूर्य की ओर वाले भाग में क्या होता है, दिन होता है, और जो दूसरा भाग होता है जिधर सूर्य प्रकाशित नहीं करता उधर हमारी रात होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रतिदीप्त वृत्त कहते हैं। कहने का मीन्स है कि जो वृत्त पर, कहने का मीन्स यहाँ पे कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त, यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे कि यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता। देखिए अब मैं यहाँ पे जो पिक्चर बना रहा हूं, जैसे यही हमारा अर्थ का पिक्चर हो गया। एक्सिस पे ऐसे ही ना हमारा अर्थ क्या होता है, इंटेरियर होता है, झुका होता है 23.5 डिग्री पे। लेकिन हमारा सन जो है इसके आधे भाग को, तो ऐसे एग्जैक्टली आधे भाग को क्या करता है, इधर ये प्रकाशित करेगा, इधर प्रकाशित करेगा। तो ये जो हमारा लाइन है ना ये दूसरे पे क्या होता है, एक दूसरे पे ये साथ में नहीं मिलते हैं, यानी कि कोइंसाइड नहीं होते हैं। यही बात यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो एक्सिस होता है वो प्रदीप्त वृत्त के क्या होता है, एक दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं, यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। क्योंकि जो सन है अगर यहाँ से लाइट अगर इसको प्रदान करेगा तो जो हमारा अर्थ है वो लाइट जब प्राप्त करेगा इसका तो आधे पार्ट को ही प्राप्त करेगा, यानी कि ये आधा पार्ट, ये तो एक्सिस पे झुका हुआ है, तो ये हमारा बीच का जो पार्ट हुआ इसे हम बोलेंगे प्रदीप्त वृत्त बोलेंगे, और ये जो हमारा हुआ ये हमारा अक्ष हुआ। ठीक है, अब हम ओके आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। अब यहाँ पे जो दे रहा है कि आप चित्र 3.2 देख सकते हैं। अब चलिए हम 3.2 पिक्चर को देखते हैं। जैसे यहाँ पे दे रहा है कि जो 3.2 पिक्चर, यानी कि यहाँ पे देखिए, अब बोल रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरे करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। यानी कि जो हमारी अर्थ है वो क्या करती है कि पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। अभी मैंने बताया आपको कि जो हमारी अर्थ है वो एक्सिस पे झुकी हुई है, और जो एक्सिस पे अगर मूव करती है तो इस गति को हम लोग घूर्णन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घूर्णन बोलते हैं। और जब घूर्णन पे चलती है तो ये क्या होता है, इसके कारण दिन और रात होती है, जैसे कि हम यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। और ये जो अपने अक्ष पे घूर्णन करती है ये एक बार कंप्लीट अगर मूव करती है तो वो है हमारा 24 आवर, 24 घंटे में अर्थ जो है अपने अक्ष पे एक बार पूरी तरह से कंप्लीट क्या करती है, मूव कर जाती है। ओके, अब देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि घूर्णन के समय काल,
को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यानी कि जो घूर्णन होता है ना, उस घूर्णन के समय काल को क्या बोलते हैं हम लोग? पृथ्वी दिन यानी कि अर्थ डे कहा जाता है। और यह पृथ्वी की दैनिक गति है। और दैनिक गति का मीन्स क्या हुआ? यहाँ पे दिन और रात होते हैं, दिन में बदलाव होती है, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? पृथ्वी की दैनिक गति। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख ही सकते हैं कि हमारा जो ये सन है, और सन अर्थ के क्या कर रहा है? आधे पार्ट को प्रकाशित कर रहा है और आधे पार्ट को क्या कर रहा है? ये प्रकाशित नहीं कर रहा है। ये हमारा प्रदीप्त वृत्त है और ये एक्सिस है यानी कि अक्ष पे, ये क्या होते हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये एक दूसरे पे समान यानी कि एक दूसरे पे क्या होते हैं? इक्वल नहीं होते। कहने का मीन्स इक्वल तो होते हैं बट एक दूसरे पे नहीं आते। ओके, यहां तक तो समझ में आ चुका होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दे रहा है यहाँ पे कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? ओके, यानी कि जब अगर पृथ्वी हमारी घूर्णन न करे तो क्या होगा? अब ये सवाल खड़ा हो जाता है। तो सूर्य यानी कहने का मीन्स है कि अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या होगा? तो पहला कंडीशन बनेगा कि दिन और रात होगी ही नहीं। यानी कि जिधर सन होगा उधर दिन ही होगी और जिधर सन नहीं होगा उधर रात। तो इससे भी क्या होगा कि ह्यूमन का यानी कि मानव वहां पे क्या कर सकता है? अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर पाएगा। तो देखते हैं कि आगे क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे दे रहा है कि सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा। यानी कि अगर घूर्णन करना बंद कर दे पृथ्वी, तो जिधर सन की लाइट रहेगी यानी कि सन के तरफ जो पृथ्वी का पार्ट रहेगा, भाग रहेगा, उधर हमेशा के लिए दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। और अगर सूर्य अगर एक ही पार्ट में उसका लाइट, सूर्य की लाइट अगर एक ही पार्ट में पड़ती रह जाएगी तो क्या होगा? वहां पे गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि वहां पे रहना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरी समय ठंड पड़ेगी। ओके, इसी तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर हमारी पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो हम वहां पे सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ दिन होने के कारण गर्मी होती चली जाएगी और गर्मी होने के कारण इतनी गर्मी हो जाएगी उस पार्ट में कि जीना वहां पे भी मुश्किल हो जाएगा, और जिस पार्ट में अंधकार रहेगा वहां पे इतनी ठंडी बढ़ती चली जाएगी कि वहां भी मानव के लिए जीवन व्यतीत करना कठिन से कठिन हो जाएगा। ओके, तो आगे देखते हैं। ये बोल रहा है कि पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है। यानी कि अभी मैंने बताया कि ये जो सूर्य है इसके चारों तरफ जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो उसे हम बोलते हैं परिक्रमण काल। और यही जो होता है यही हमारा क्या है? ऑर्बिट है। और ऑर्बिट को हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे कक्ष बोल रहे हैं। उसी यानी कि जो हमारी सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चारों तरफ गति करेगी यानी कि परिक्रमा करेगी, उसी को हम बोलते हैं परिक्रमण। फिर बोला है पृथ्वी एक वर्ष या 365 1/4 डे में, यानी कि जो यहाँ पे लिख रहा है कि 365 एंड 1/4 डे में कंप्लीट क्या होता है कि पृथ्वी हमारी सूर्य के चक्कर लगाती है। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो नॉर्मल ईयर होता है वो कितने दिन का होता है? एक साल 365 डेज का, या हम बोलते हैं कि हमारा जो लीप ईयर है वो क्या होता है? 366 डेज का। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा होगा 1/4, यानी कि ये डे का 1/4। तो डे कितने का होता है? 24 घंटे का। अगर मैं इसको आवर में चेंज कर दूं तो यानी क्या निकला हमारा? 6 घंटा। यानी कि 6 घंटे हम लोग क्या करते हैं? हर साल इग्नोर करते चलते हैं। क्या करते हैं? हर साल इग्नोर करते हैं। और यही हमारा जो 6 घंटा है, 6 आवर है, ये क्या करता है 6 आवर कि 4 सालों में, यानी कि पहले साल में 6 आवर, फिर दूसरे साल में भी 6 आवर इग्नोर हुआ, तीसरे में भी और चौथे में भी। और ये कंप्लीट जब हम इसको सम करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये हमारा कितने आवर का होता है?
24 आवर का, और हमें पता है कि 24 आवर जो होता है 1 डे के बराबर होता है। कितने डे के बराबर होता है? 1 डे के बराबर होता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो लीप ईयर है वो 4 सालों में एक बार आता है, और वही लीप ईयर हमारा 365 डेज से न होके वो हो जाता है 366 डेज। और ये जो एक डे एक्स्ट्रा हुआ है हमारा 4 साल में, ये किस मंथ में जाके ऐड होता है? तो फरवरी मंथ में जाके ये क्या होता है? फरवरी मंथ में ऐड हो जाता है। यानी कि नॉर्मल ईयर में, यानी हमारा जो डे होता है फरवरी का वो 28 डेज का होता है, और लीप ईयर में ये 1 डे ऐड होकर कितना डेज का हो जाता है? 29 डेज का हो जाता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि हम लोग एक वर्ष में क्या करते हैं? 365 दिन को ही मानते हैं, तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ा जाता है, इसे इग्नोर कर देते हैं। और ये 6 घंटा कहाँ से आया? तो हमने अभी पढ़ा कि 365 इंटीजर 1/4 डेज में परिक्रमा करता है पृथ्वी, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर दिए कि 1/4 को इग्नोर कर दिए, और ये 1/4 यहाँ पे डे में है। अगर मैं इस 1/4 को आवर में चेंज करूँ तो डे 1 डे इक्वल टू कितना होता है? 24 आवर, और यहाँ पे मैंने कट किया तो ये आ गया 6 आवर, और यही 4 सालों में 24 घंटे होके एक डे बन जाता है। ओके, तो हम आगे पढ़ते हैं इसमें। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारा क्या है? सूर्य है। ये क्या है? हमारा सूर्य है। और ये पृथ्वी क्या होती है कि इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। क्या लगा रही है? चक्कर लगा रही है। यहाँ पे आ रही है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे। तो देखिए ये जो 4 कंडीशंस यहाँ पे बन रहे हैं ना, ये 4 कंडीशंस हमारे अर्थ पे बहुत ही बड़ी घटनाएं करते हैं। कहने का मीन्स है कि यहाँ पे ये हर एक ये 4 कंडीशन में ना, यहाँ पे पृथ्वी की स्थितियां अलग अलग हो जाती है, जैसे कि अब हम पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी कि 24 घंटे बराबर हो जाते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बता दिया। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है, और इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 दिन के बदले 29 दिन का हो जाता है। तो मैंने सब आपको काउंट करके यानी कि सोल्व यानी कि यहाँ पे सॉल्व करके मैंने बता चुका हूं पहले ही। तो अब आगे देखते हैं। अब बोल रहा है क्या कि ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, यानी कि जब 29 दिन का हमारा फरवरी होगा तो हमारा साल कितने दिन का होगा? 366 दिन का होगा, यानी कि 366 दिन का होगा। उसे लीप वर्ष कहा जाता है, यानी कि जब हमारा साल 366 डेज यानी कि 366 दिन का हो जाएगा तो वो हमारा लीप ईयर कहलाता है। पता लगाइए कि अगला लीप ईयर वर्ष कब होगा। जैसे अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2020 चल रहा है। तो चलिए अब पता करते हैं कि हमारा जो अगला लीप ईयर कब होगा। तो अभी हमने पढ़ा 4 सालों के बाद, तो 4 साल ऐड कर दीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा हमारा 224, यानी कि 2024 में क्या होगा? ये लीप ईयर होगा। क्या होगा? लीप ईयर होगा। तो ये कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बात आती है कि लीप ईयर कैसे पता करेंगे। तो जो साल होता है ना, जो साल होता है उसका हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट का 2 डिजिट होता है इसको हम यहाँ से उठाकर क्या करेंगे, इसमें 4 से डिजिबल कर देंगे। अगर ये 4 से डिजिबल है तो ये लीप ईयर है, वरना ये लीप ईयर नहीं है। जैसे कि हमारा अब आएगा 4 सालों के बाद, तो ये हमारा क्या हो गया 24। अब 24 को मैंने साइड किया और इसमें 4 से डिजिबल कर दिया, भाग दे दिया, तो कैंसिल हो गया कंप्लीटली ना। तो जब भी कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा 4 से तो वो हमारा साल क्या होगा? लीप ईयर होगा। अब 2024 के बाद जो हमारा लीप ईयर आने वाला है 4 साल, अब फिर जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 28। अब देखिए इसको भी 4 से कैंसिल करके 28 को 28 को, ये भी हमारा कैंसिल होगा, तो ये भी हमारा क्या हो गया? लीप ईयर हो गया। ओके, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे दे रहा है कि 3.3, ये जो पिक्चर है, ये सब पिक्चर 3.3 में स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं इलिप्टिकल फॉर्म में, इलिप्टिकल फॉर्म में चलती है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अंडाकार फॉर्म में है, देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ कम डिस्टेंस, यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस है, ये हम बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार पथ। ओके, तो हमारी यहाँ से एक क्वेश्चन राइज होता है कि जो हमारी अर्थ है यानी कि जो पृथ्वी है, सूर्य के चारों तरफ
कैसे चक्कर लगाती है, किस मोशन में यानी किस कंडीशंस में, तो ये होता है दीर्घ वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाती है। ओके, अब बोल रहा है कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई होती है। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये अर्थ जो है हमेशा देखिए किस साइड में झुकी हुई है, इस साइड में झुकी हुई है, देख रहे हैं, इस साइड में इधर भी झुकी हुई है, इस साइड में यहाँ भी इधर ही झुकी हुई है, यहाँ पे वही कंडीशन है और यहाँ भी वही कंडीशन है। यानी कि जो अर्थ है वो सालों भर एक ही दिशा में झुकी हुई होती है और वो जो उसकी झुकाव होती है वो कितनी डिग्री की होती है, तो वो अपने पथ पे 66.5 डिग्री पे पथ पे झुकी होती है, लेकिन अपने एक्सिस पे जो झुकी हुई होती है वो हमारा 66.5 डिग्री पे झुकी हुई होती है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रहा है कि सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। यानी कि जो हमारी ऋतुएं होती हैं वो 4 प्रकार की होती है, जो एक वर्षों में 4 प्रकार की ऋतुएं आती हैं, और वो ऋतुएं हमारे गर्मी जिसको समर बोलते हैं, सर्दी विंटर बोलते हैं, वसंत स्प्रिंग, और शरद ऋतु हमारा हो गया एटम। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे कि ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। यानी कि जो ये ऋतुएं है ना, ये क्यों परिवर्तन होता है, तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है तो इसके कारण पृथ्वी पर हमारा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो हमें क्या यहाँ पे पढ़ने को सीखने को मिला कि पहले हमने पढ़ा घूर्णन के बारे में, अभी हम पढ़ रहे हैं परिक्रमण के बारे में। तो जब घूर्णन होता है पृथ्वी पे तो घूर्णन के कारण दिन और रात में बदलाव होती है, और जो परिक्रमण के कारण होता है उसमें ऋतुओं में परिवर्तन होती है। ओके, तो अब फिर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रहा है कि 3.3। अब हम चलते हैं पिक्चर्स की तरफ, और यहाँ पिक्चर से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या दिया हुआ है। तो हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये हमारा सूर्य है जो सौर मंडल का सेंटर होता है, और पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है और एक ही दिशा में झुकी हुई है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि एक कंडीशन यहाँ बन रहा है, दूसरा कंडीशन यहाँ बन रहा है, तीसरा कंडीशन यहाँ बन रहा है, और चौथा कंडीशन यहाँ बन रहा है। तो ये जो 4 कंडीशन है ना, ये ऋतु को बता रहा है कि कब कहाँ पे कौन सी ऋतु होती है। तो पहले हम चलते हैं 21 जून से। ये जो डेट दिया हुआ है ना, ये हमारा 21 जून है। क्या है? 21 जून। चलिए ये लिखते हैं हम 21 जून। तो जब यहाँ पे अर्थ आई है तो यहाँ पे कितने तारीख को आती है? 21 जून को। तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है चीज ना, ये हमारा क्या है? ये नॉर्थ यानी कि नॉर्थ साइड में, यानी क्या होता है? नॉर्थ साइड में। तो जो 21 जून को यहाँ पे कंडीशन बनता है उसे हम बोलते हैं उत्तर अयनांत। क्या बोलते हैं? ये हमारा अयनांत है। ये जो दिया हुआ है चीज यहाँ पे, ये वाला, ये हमारा क्या है? अयनांत। अयनांत। ओके, तो यहाँ पे जो चीज दे रहा है ना कि 21 जून को उत्तर अयनांत क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इस दिन 21 जून को ना उत्तरी, यानी कि हम लोगों ने पढ़ा था पृथ्वी के बारे में, तो पृथ्वी पे क्या होता है? इक्वेटर होता है, यानी कि उस पे क्या होता है? हमारा जो बीचों बीच एक लाइन कटता है उसे हम क्या बोलते हैं? जैसे कि हमारा ये अर्थ होता है, ये अर्थ, और इसको ऐसे ये कटता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विषुवत रेखा बोलते हैं ना। तो जब विषुवत रेखा के ऊपर क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध होता है, और नीचे क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में उस दिन सबसे बड़ी दिन होती है और सबसे छोटी रात होती है। ओके, तो यहाँ पे जो दे रहा है कि उत्तर अयनांत, यानी कि उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में इस दिन सबसे बड़ी दिन होगी और सबसे छोटी रात होगी। किसमें? उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में इस कंडीशन में ग्रीष्म ऋतु चलेगी, यानी गर्मी की दिन चलेगी, और दक्षिणी गोलार्ध में जो यहाँ पे दे रहा है इसी वक्त ठंडी होगी। क्या होगी? ठंडी पड़ेगी। अब हम आते हैं, जैसे कि 21 जून को तो पढ़ लिए, जो भी देखिए कोई भी डेट है ना उसका जस्ट अपोजिट, अगर उत्तरी गोलार्ध में अगर गर्मी है तो उसी कंडीशन में दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी? ठंडी पड़ेगी। तो वही चीज यहाँ पे दे रहा है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी दिन क्या होती है? सबसे बड़ी दिन होती है उत्तरी गोलार्ध में,
और सबसे छोटी रात होती है, और इसका जस्ट अपोजिट यानी कि उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होगी उस दिन और सबसे छोटी दिन होगी। अब अगर ऐसे याद नहीं रह रहा है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ठंडे के दिनों में हम क्या करते हैं, रातें ठंड छोटी होती है, रातें छोटी होती है नहीं ना, रातें क्या होती है ठंडी के दिनों में बड़ी होती है और दिन क्या होती है छोटी होती है। ओके, तो ठंड लेंगे तो ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर ठंड है तो रातें बड़ी होगी और दिन छोटे होंगे। लेकिन 21 जून को हम लोग क्या फील करते हैं, गर्मी फील करते हैं ना, तो हमारे कंडीशन में यानी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी। मैं 21 जून के बारे में बात कर रहा हूँ और कोई भी डेट नहीं, 21 जून को ही सबसे बड़ी दिन होती है उत्तरी गोलार्ध में और सबसे छोटी रात होती है। और इस समय हमारे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का दिन होता है, गर्मी की ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, और इसका जस्ट अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है यानी कि ठंडे का मौसम होता है और वहां पे रातें बड़ी होती है और दिन छोटे होते हैं। अब इसके जस्ट अपोजिट आते हैं, यानी कि अब यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ पे आएंगे ताकि समझने में मुश्किल ना हो। यहाँ पे कौन सा डेट है, 22 दिसंबर है। क्या दे रहा है, 22 दिसंबर। जैसे कि हम यहाँ पे 21 जून को हम उत्तरी गोलार्ध में, हम सब क्या है, भारत हमारा क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है और एशिया का हमारा महादेश का हमारा देश है, यानी एशिया महादेश में हम लोग हैं और एशिया महादेश के हम लोग किधर है, दक्षिण के तरफ हैं। और कर्क रेखा जो कि मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूँ, कर्क रेखा हमारे देश को बीचों बीच क्या करती है, कट करके निकलती है। ओके, तो यहाँ पे हम 22 दिसंबर को देखते हैं। तो आप बताइए कि 22 दिसंबर को यानी कि दिसंबर के महीने में गर्मी होती है या ठंडी होती है, हम क्या फील करते हैं भारत में, ठंडी या गर्मी, ठंडी फील करते हैं। तो इस दिन क्या होगी, जब हम ठंडी फील करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटी दिन होगी, क्या होगी, सबसे छोटी दिन होगी और सबसे बड़ी रात होगी, सबसे बड़ी क्या होगी, रात। और ये किधर, उत्तरी गोलार्ध, जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, उत्तरी गोलार्ध के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु चलेगी। अब इसका जस्ट अपोजिट हम ले लेंगे तो 22 दिसंबर को ही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी रात होगी और सबसे बड़ी दिन होगी। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अपोजिट कंडीशन चल रहा है। तो यहाँ पे 22 दिसंबर और 21 जून के बारे में आप लोग अच्छे से जान चुके होंगे। तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी का माहौल होगा और शीत ऋतु होगी हमारी उत्तरी गोलार्ध में। तो हम इन दोनों के बारे में समझ चुके हैं और इसे हम बोलेंगे दक्षिण अयनांत। क्या बोलेंगे, दक्षिण अयनांत, और इसको बोलेंगे उत्तर अयनांत। यानी क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर अयनांत कब होता है, तो 21 जून को, और दक्षिण अयनांत कब होता है, तो 22 दिसंबर को। ओके, तो अब हम देखते हैं ये दोनों कंडीशन को। तो ये जो दोनों कंडीशन है ना, ये जो दो कंडीशन है, अब हम बात करते हैं कि 21 जून। तो एक बात बताइए कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, कर्क रेखा। मैंने पढ़ाया था आपको कि ये जो हमारा अर्थ है, यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, अर्थ है। ओके, तो अर्थ ये हमारा क्या है, हमारा विषुवत रेखा, और ये हमारा कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, देख सकते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि जो सन होती है, जो सन होता है वो क्या करता है, वो मकर रेखा और कर्क रेखा इसी दोनों बीच में, यानी इन्हीं के बीच में क्या करता है, ट्रेवल करता है ना, यानी इन्हीं दोनों अक्षांशों के बीच, यानी कि सारे अक्षांश पे क्या करता है, वर्टिकली क्या करता है, दिन में एक बार जरूर, सालों भर में एक बार वो इस दिन आता है। अब जैसे देखिए, तो 21 जून को क्या हो गया, 21 जून यहाँ पे हुआ क्योंकि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में, तो 21 जून को कर्क रेखा पे सूर्य क्या करता है कि वर्टिकली डायरेक्टली फॉल करता है कर्क रेखा पे 21 जून को, और ये हमारा क्या हो गया, 0 डिग्री। इसके बारे में बताऊंगा लेकिन अभी पढ़ाना है बाकी, तो इसलिए मैं अभी नहीं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को क्या करता है, ये मकर रेखा पे क्या करता है कि डायरेक्टली फॉल करता है, जिसके कारण ये दक्षिणी भाग में ना गर्मी का माहौल होने लगता है। ओके, अब मैं इस विषुवत रेखा बारे में भी बता दे रहा हूँ कि विषुवत रेखा पे कब आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडीशन 21 मार्च, और यहाँ पे जो चीज दिया हुआ है 23, ये सितंबर है, कौन सा मंथ है, ये 23 सितंबर है, इसको हम पढ़ेंगे 23 सितंबर। ये थोड़ा दिख नहीं रहा है लेकिन ये हमारा क्या है, 23 सितंबर। यानी कि विषुवत रेखा पे ये सन जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को, इन दो कंडीशन में डायरेक्टली फॉल क्या करता है, विषुवत रेखा पे करता है।
और इसी दोनों दिन यानी कि 21 मार्च को और 23 सितंबर को, ठीक है, ये हमारा मार्च का महीना है और ये सितंबर का, इस दिन जब डायरेक्टली फॉल इस पे करता है तो पूरे वर्ल्ड में यानी कि पूरी पृथ्वी पे दिन और रात की जो टाइमिंग होती है, जो समय अंतराल होता है, वो बराबर होता है, इक्वल होता है, यानी कि 12-12 घंटे की दिन और रात होती है। ओके, तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। तो इसे हम बोलते हैं बसंत। जैसे कि यहाँ पे विषुव बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस कंडीशन को? विषुव बोलते हैं। लेकिन 21 मार्च को, अब हम ऋतु के बारे में पढ़ रहे हैं, तो 21 मार्च को बसंत ऋतु होती है हमारी उत्तरी गोलार्ध में, तो शरद ऋतु होती है दक्षिणी गोलार्ध में। और उसी का जस्ट अपोजिट अगर हम नीचे आएंगे तो शरद ऋतु होगी 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में, और यहाँ पे वसंत ऋतु होगी दक्षिणी गोलार्ध में। तो क्या आप सब इस पिक्चर को समझ चुके होंगे? उम्मीद है कि आप इस पिक्चर्स को, इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे। तो जैसे यहाँ पे दे रहा है कि आपने 3.3 में आप देखें कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका होता है, यानी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है और सूर्य की किरण जो है कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। जैसे कि मैंने अभी बताया पिक्चर में कि 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की जो लाइट होती है वो डायरेक्टली फॉल करती है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में उष्मा अधिक प्राप्त होता है और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम उष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जो कि मैं ये सब पहले ही पढ़ा चुका हूं। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि उत्तरी ध्रुव यानी कि उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर 6 महीने के तक लगातार दिन और रात। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा अर्थ हो गया, यहाँ पे ये इक्वेटर हो गया, इस पे डायरेक्टली फॉल करेगा, तो ये वाले पार्ट पे तो तिरछी लाइट हमेशा जाएगा, और ये वाले पार्ट पे भी। तो यहाँ पे भी क्या होता है, 6 मंथ का दिन और 6 मंथ की रात, यानी कि डायरेक्टली 6 मंथ का अगर यहाँ पे दिन होगा, यहाँ पे 6 मंथ की रात होगी। और यहाँ पे अगर 6 मंथ की रात होगी तो यहाँ पे 6 मंथ की दिन होगी। यही कंडीशन यहाँ पे बोल रहा है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, और इस समय क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध में बहुत ही बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। कब? 21 जून को। इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, तो यहाँ बताने की कोई जरूरत नहीं। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, पहले प्रीवियस स्लाइड में मैं बता चुका हूं। और पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रहा है कि 22 दिसंबर, मैंने 22 दिसंबर के बारे में भी कंसेप्ट आपको बता दिया कि 22 दिसंबर को उत्तरी ध्रुव के सूर्य की ओर झुकी होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है, यानी कि अगर इधर ग्रीष्म ऋतु होगी तो जस्ट अपोजिट आप उत्तरी गोलार्ध में ले लीजिए, और जो उत्तरी गोलार्ध में हमारा घटना होगा उसका जस्ट अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में होगा। ओके, तो यहाँ पे दे रहा है कि पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी यानी कि दक्षिण अयनांत कहते हैं या कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि जैसे यहाँ पे दे रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनता है। क्रिसमस कब मनता है? 25 दिसंबर, इसी दिन न मनता है, इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो जब इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं तो 25 दिसंबर को, जब हम 22 दिसंबर अभी पढ़े हैं, तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, गर्मी का दिन होता है ना, और हमारे तरफ उत्तरी गोलार्ध में ठंडी होती है, तो हम इसे जाड़े के मौसम में बनाते हैं। अब बात आती है ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात किया गया, तो ऑस्ट्रेलिया है कहाँ पे? तो देखिए, अगर ये अर्थ हो गया, ये हमारा क्या हो गया,
विषुवत रेखा और ये मकर रेखा, तो यहाँ पे यही हमारा इसी कंडीशन में हमारा ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पे क्या पड़ेगी, गर्मी का माहौल होगा। तो गर्मी के दिनों में यही यहाँ पे दे रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। तो ओके, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि आखिर हमारा 25 दिसंबर को यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु क्यों दे रहा है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में उस समय ग्रीष्म ऋतु होती है, और जो ऑस्ट्रेलिया है वो एक कॉन्टिनेंट के साथ साथ एक देश भी है, और वहां पे ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण यहाँ पे गर्मी का माहौल होता है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे दे रहा है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर यानी कि विषुवत रेखा पर क्या होती है, विषुवत रेखा पर ये क्या होती है, नट